क्या अमित शाह जी ने जो जवाब दिया ठीक लगा आपको? देखिए, अमित शाह जी ने जो जवाब दिया वो, लेकिन जो जवाब नहीं दिया उस पर भी बात होनी चाहिए भाई। मणिपुर जिसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो कह रहे हैं कि 4 तारीख तक हमने ये निर्णय ले लिए थे, लेकिन उसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं हुई जिसका एक वीडियो सिर्फ सामने आया और देश में तहलका मच गया। उन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कौन से कदम उठाए गए, किस पर एक्शन हुआ? एक ऐसी स्थिति बनी जब पुलिस ऑफिसर कुकी के इलाके में जाता है तो अपना मैतेई अंगरक्षक को हटा के कुकी अंगरक्षक लेता है। ये कितनी गंभीर बात की एक पुलिस अफसर भी नहीं जा पा रहा है, इसका जवाब नहीं मिला। मुख्यमंत्री से हमने इस्तीफा नहीं लिया क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहे थे। कोऑपरेट कर रहे थे तो 355 फिर क्यों लगाया आपने? इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आज कही जा रही कि संसद को चाहिए कि मणिपुर के लिए एक प्रस्ताव पारित करें, ये बात तो मुझे लगता है आपके साथ भी मैंने चर्चा में कही है कि इस मणिपुर के लोगों को यह हक है कि देश उनके लिए शोक प्रकट करे जो वहां मारे गए हैं जातीय नरसंहार में, उनके लिए संवेदना प्रकट करे जो इसका शिकार हुए हैं। ये तो मैंने आपके साथ भी चर्चा में कही है। तो इस बात को इतने महीने बाद आज अमित शाह जी महसूस कर रहे हैं कि सदन को पारित करना, क्या नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट भी जरूर आवश्यक नहीं था? एक संवेदना के शब्द भी आवश्यक नहीं थे? उनका दौरा तो छोड़ दीजिए, उन्होंने नाम तक नहीं लिया, उन 36 सेकंड वाले एपिसोड को छोड़ते, उस पर तो कोई जवाब नहीं आया। और विपक्ष का और पूरे देश का सवाल तो यही है कि मणिपुर में लगातार हिंसा चल रही है और सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी है। भाई अमित शाह कितने दिन के बाद गए वहां, जो कह रहे हैं कि मैं गया? कितने दिन के बाद गए? लगभग मेरे ख्याल से 24-25 दिन बाद गए, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आज तक नहीं गए। तो इन सवालों पर तो कोई आंसर आया नहीं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप भी 1 मिनट का लूप कटा सकते हैं क्या? राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, नहीं कटा सकते, उसमें ओम बिरला जी दिखेंगे, लेकिन बाकी स्मृति ईरानी बोले या अमित शाह बोले, आप लंबा लंबा लूप कटा सकते हैं बिना ओम बिरला जी के। भाई राहुल गांधी 37 मिनट भाषण देंगे तो उसमें 14 मिनट ओम बिरला जी या दूसरे दृश्य क्यों रहेंगे? ये कोई तरीका है डिबेट का? लेकिन हुआ, देश के सामने हो रहा है, मैनेज किया जा रहा है। अरे प्रेम कुमार जी, मैंने वो स्पीच पूरी सुनी थी, मुझे चूंकि शो करना था हमको, तो मैंने इंटेंशनली पूरी स्पीच सुनी थी। ये बात सही कि उस दौरान काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था और लोकसभा अध्यक्ष वो जो रुकवा रहे थे लोगों को, इसलिए बार बार विंडो कट रहा था। आप लोग इतने थ्रेड नहीं एक कुछ सुनिए, आप प्रेम कुमार जी मेरे को सवाल तो पूछने दीजिए ना। बहुत अच्छा एनालिसिस आपने किया, इतना थ्रेड बेयर 3 दिन से 4 घंटे के शो में यही कर चुका हूं कि इतना थ्रेड बेयर अगर अपनी स्पीच में वो रख देते तो क्या मजा नहीं आ जाता? और आप एक मिनट में अभी छोड़े ना, राहुल जी की छोड़िए, आपने जो कहा अमित शाह जी ने कहा कि उन्होंने क्या क्या बदलाव किए। सुनो ना सर, अरे सवाल तो सुनोगे तभी तो बोलोगे महाराज आप। अरे भैया सवाल सुन के तो बोलोगे। उन्होंने जवाब में बताया कि हमने क्या क्या एक्शंस लिए। राहुल जी का एक सुझाव था कि वहां सेना भेज दीजिए, 1 दिन में ऐसे हो जाएगा। क्या तियानवे निष्कार होना है क्या वहां पे? कैसे हो जाएगा 1 दिन में, बताइए। देखिए अपना अपना इसमें जैसे इसी बात को उठाते कि सेना भेज दीजिए, जब वहां पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया, जब वहां असम राइफल्स के खिलाफ में केसेस हो रहे हैं, जब तो फिर रास्ता क्या बचता? हमारे पास तो आखिरी फिर रास्ता सेना ही बचता है ना। हम जब स्थानीय लोगों में ये विश्वास खत्म हो जाए कि राज्य सरकार भी हमारे साथ नहीं है और केंद्र सरकार भी हमारे साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सेना ही आखिरी विश्वास का प्रतीक रह जाता है। अगर वो भी फेल हो गया तो फिर तो कुछ बाकी ही नहीं रह जाता। तो एक अंतिम अस्त्र के रूप में यह उपाय है कि सेना का उपयोग होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? ऐसी परिस्थिति में नहीं होगा तो कब होगा? ये बात हम समझते हैं राहुल गांधी ने छुआ, इसको और अच्छे से बोला जा सकता। हमारे तमाम पैनलिस्ट ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी की स्पीच जो होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने राहुल गांधी से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा ली थी, क्योंकि खुद शेखर जी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की बात एक्सपेक्टेशन रखना गलत है क्या?
INDIA के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े तो नेता, और किससे अपेक्षा रखी जाए फिर? हम तो गोगोई से अपेक्षा नहीं रखते थे। मुझे तो गोगोई की स्पीच सबसे अच्छी लगी, गौरव गोगोई ने बहुत बढ़िया बोला। हाँ, मैं तो गलत कह भी नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये तो बता रहा हूं। गलत सही तो मैं कह नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि शेखर जी को एक्सपेक्टेशन थी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी, शेखर जी ने मेरा नाम लीजिए, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि आज जोरदार बहस होगी और राहुल पूरे पैनल की स्पीच करेंगे, नहीं किया। वो तो छोड़ के भाग गए स्पीच खत्म होते ही। नॉन सीरियसनेस नोट पे नॉन सीरियसनेस है ये। सर, मैं त्रिवेदी जी के लिए भी बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, जिनको सुना आप सबके लिए बोल रहा हूँ कि सबकी एक्सपेक्टेशन थी। तो क्यों नहीं राहुल गांधी इतने बोलने ही नहीं, देखिए ना, आप तो हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं। संक्षेप में रखिए, तो अभय जी के पास जाना मुझे। जी बोलिए। हम तो बहुत संक्षेप में रखते, बोलिए, चुप ही हो जाते हैं। नहीं, लेकिन एक दो बात ही कह रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कई लोगों को निराशा हुई है, ये हो सकता है। लेकिन जो बात उन्होंने टच की, सेना वाली बात, इसको हम 10 मिनट में इस पर हम स्पीच दे सकते हैं कि सेना क्यों रहनी चाहिए। इसी तरीके से और मुद्दे, भाई 37 मिनट का भाषण है, 2 घंटे का भाषण तो था नहीं, तो लेकिन 37 मिनट के भाषण में उन्होंने ये बताया, इमोशनल होकर के बताया कि ये सरकार फेल रही है, और इस हद तक फेल रही है कि इनको देश प्रेम नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन जी प्रेम कुमार जी, सर रुकिए, अभी आता हूं दोबारा। अच्छा, त्रिवेदी जी एक इशारा कर, सर बहुत छोटा 10 सेकंड रखिए, फिर मैं अभय जी के पास आता हूं, क्योंकि वो डिटेल में बोलेंगे। फिर बताइए त्रिवेदी जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे और आपके एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है। बात राहुल गांधी को, मेरे को एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी उस पार्टी के नेता हैं, ये अविश्वास प्रस्ताव उनका आया है। पहली तो बहस हुई थी, अब उस पर मैं जानना नहीं चाहता कि इंडिया में आपने, कांग्रेस ने अपनी तरफ से मूव कर दिया बिना इंडिया जो उनका विपक्षी गठबंधन है उसके साथ डिस्कस किया होगा, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी पूरी ठीक थी? उनको करना चाहिए था कि इंडिया के जितने लीडर्स बोलने वाले हैं, जितने स्पीकर हैं, वो एक बात करते। मणिपुर की चर्चा हो रही थी, मैं कह रहा हूं मणिपुर ही पर बात होती, क्यों नहीं? जब वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने 4 तारीख को भेज दी थी, तो फिर वो 100 घटनाएं कब हुई? वो वीडियो कहां से आया? वो तो बाद का आया ना। कब क्या हुआ इन सारी। और मैं कह रहा हूं इंडिया के जितने स्पीकर थे, विपक्षी गठबंधन के जितने स्पीकर थे, केवल मणिपुर को लेकर फोकस करते और सरकार से सवाल करते हर बात पर, तो एक पूरा माहौल बनता कि मणिपुर पर सरकार विफल रही है। वो कामयाबी नहीं हुए उस पर, और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस तरह से करना चाहिए था। और ये उनके लिए इससे बड़ा मौका क्या हो सकता था कि 137 दिन की सदस्यता के बाद वो लौटे हैं, तो वो जो रीलॉन्च है, जिसको बाद में अमित शाह तंज में कह रहे हैं कि 13 बार एक लीडर को रीलॉन्च किया गया और 13 बार फेल हुआ। मैं उनके कमेंट पर नहीं जा रहा, लेकिन आपके पास मौका था कि ये नैरेटिव लेकर जाते कि ये सरकार फेल है। अविश्वास प्रस्ताव का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप ये साबित कर पाए, और ये दूसरी बार फेल हुए 2018 के बाद 2023 में। जी अभय जी, जो पूरा परिदृश्य था, हम लोगों की काफी इस पर चर्चा हुई। राहुल जी ने 37 मिनट 36 मिनट जो भी, टू बी प्रिसाइज जो भी हो, वो स्पीच दी। उसमें 14-15 मिनट तक वो अपनी यात्रा, अपने घुटने के दर्द, वो एक बच्चे से मिले, उसने बच्ची से मिले, लड़की ने उनको एक दिया कुछ ऐसा, तो वो एकदम से चलने के लिए तैयार हो गए, जिम में जाते थे, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। उसके बाद वो एक इमोशनल स्पीच दी उन्होंने, और उसके बाद वो निकल लिए। जो बात अभी अभय जी, विजय जी कह रहे थे, शेखर जी कह रहे हैं, इवन प्रेम कुमार जी भी वही बात कह रहे कि अगर आपके पास ये एक मौका था कि आप बहुत सारी ऐसी डिटेलिंग रखते जिससे सरकार को दिक्कत हो जाती जवाब देने में कि साहब ये आपने गलती की, ये आपने गलती की, ये आपने गलती की, और एक बहुत ही कंसाइज तरीके से आप लूज एंड पे सरकार को फंसा सकते थे। किया नहीं किया, या जो भी है, आपको ऑब्जर्वेशन क्या, कैसी लगी आपको राहुल गांधी की? देखिए, पहले तो मैं हमारे तीनों साथियों ने जो विश्लेषण किया, मैं उसकी तीनों विश्लेषणों की बड़ी प्रशंसा करना चाहता हूं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ठंडे दिमाग से सारी बातें रखी, और तीनों विश्लेषण मैं मानता हूं बहुत ही निष्पक्ष हैं, और आप भी बहुत निष्पक्ष तरीके से ये कार्यक्रम चला रहे हैं, मैं आपकी भी प्रशंसा करना चाहता हूं। अब सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी से हमारी जो उम्मीदें थी वो पूरी क्यों नहीं हुई। विजय जी की उम्मीदें भले ना रही हो, लेकिन मेरी तो उम्मीदें थी राहुल गांधी से कि वो कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो प्रेम कुमार जी ने कहा कि हमने बहुत ज्यादा ही उनसे उम्मीदें लगा ली थी, मुझे तो वो उम्मीदें हमारी धूल भूसरित होनी ही थी। जब उन्होंने, राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया, तो मुझे लगा कि वो एक मानवीय दृष्टि को सामने लाना चाहते हैं।
एक गहन मानवीय दृष्टि को सामने लाना चाहते हैं। वो लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अपने सपनों को स्थिरित कीजिए, तब आपको भारत की सही तस्वीर दिखाई पड़ेगी। यहाँ सपनों का मतलब था कि अपने विचारधारात्मक चश्मे उतारिए, अपने दुराग्रहों को छोड़िए और फिर भारत को समझने की कोशिश कीजिए। तो मुझे लगा कि इसमें से कोई एक ऐसी बात वो बोल रहे हैं और बोलेंगे। उसके बाद फिर वो राहत शिविरों में गए मणिपुर के, और वहां की स्त्रियों से चर्चा की। मैंने कहा अब ये दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, उन दोनों चीजों को, और जोड़ के भी धीरे धीरे इसी तारतम्य के साथ में वो अपने वक्तव्य को वहां ले जाएंगे जहां पर वो लोगों के हृदय पर असर करेगा। और याद कीजिए, उन्होंने अपना भाषण फारसी के महाकवि रूमी की एक उक्ति से शुरू किया था। रूमी की उक्ति थी, बड़ी अच्छी उक्ति थी वो, मैं पहले से उस उक्ति को जानता हूं। जो बातें दिल से निकलती हैं वो दिल तक पहुंचती हैं, वो दिल में पहुंचती हैं। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल एक नए तरह का लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जल्दी ही वो जो नयापन था वो समाप्त हो गया, और उसके बाद वो पॉलिटिकल रेटरिक पे आ गए। वो कोई बुरी बात नहीं है, पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल रेटरिक का इस्तेमाल करेगा ही। लेकिन जैसा कि शेखर जी ने कहा कि बहुत क्रोध में जब आप जाते हैं तो फिर राजनीतिक जो पॉलिटिकल रेटरिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका भी इस्तेमाल बहुत प्रभावी नहीं होता है, वो अतिरेकपूर्ण हो जाता है। तो उनके भाषण में वो बहुत सारी चीजें अतिरेकपूर्ण हो गई। 37 मिनट बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, लेकिन 37 मिनट कम समय भी नहीं है। इसमें मैं मान सकता हूं कि 5-7 मिनट जो सत्तारूढ़ दल के सांसद थी उनकी टोका टोकी में चला गया होगा, या और थोड़ा 2-3 मिनट और ज्यादा चला गया होगा। लेकिन इस पूरे समय में बहुत ही प्रभावी तरीके से वो जो वीडियो आया था उसी को टेस्ट केस बनाते हुए वो सरकार को पूरी तरीके से घेरे में ले सकते थे। अमित शाह देखिए कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि 4 तारीख से पहले जो केंद्र से लोग भेजे गए थे उन्होंने पूरा प्रशासन संभाल लिया था। और उस वीडियो में उन स्त्रियों को जब नंगा घुमाया गया तब उसकी कब एफआईआर हुई, कब दिल्ली में जो महिला आयोग था उसने उन लोगों को जानकारी दी, और उसके ऊपर जो केंद्र के भेजे हुए अफसर थे वो पूरी तरीके से नाकाम रहे। अमित शाह के वक्तव्य से ही निकलता है कि न केवल राज्य सरकार अक्षम और नाकाम है, बल्कि केंद्र से जो अमला भेजा गया वो भी, अगर उस वीडियो को ही टेस्ट केस माना जाए तो पूरी तरीके से अमित शाह के वक्तव्य से ही निकलता है कि वो नाकाम है। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो कॉपरेट कर रहे थे, और जो मुख्यमंत्री कॉपरेट करता है उसको नहीं हटाया जाता। ये प्रोटोकॉल कहां से आया? क्या ये संविधान में लिखा हुआ है या कोई कानूनी प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री कितना भी अक्षम हो, उसकी सरकार कितनी भी विफल हो, हम उसको नहीं हटाएंगे अगर वो कॉपरेट कर रहा है? तो ये तो बहुत अजीब सा प्रोटोकॉल है। सवाल इस बात का है कि अगर वो एन बीरेन सिंह को हटाते तो उसकी जगह कोई गैर भाजपाई मुख्यमंत्री थोड़ा होता, वो भी भाजपा का ही मुख्यमंत्री होता। कोई गैर मैतेई मुख्यमंत्री थोड़ा होता, वो भी मैतेई मुख्यमंत्री होता। तो वो तो आप तो अपना व्यक्ति जो ज्यादा सक्षम है वो वहां पर रख सकते थे वहां पर, लेकिन फिर भी आपने नहीं रखा। और एक अजीब किस्म का, मैं समझता हूं बहुत ही हल्का तर्क आपने दिया कि वो कॉपरेट कर रहे थे इसलिए हमने उनको नहीं हटाया। ये बात समझ में आने वाली नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी का वक्तव्य अपने आप, राहुल उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा जो हमने उनसे उम्मीदें लगाई थी। और अमित शाह ने जो एक पहले की सरकार है जब मणिपुर में होने वाली हिंसा या उत्तर पूर्व में वाली हिंसा के प्रति जो एक निष्ठुरतापूर्ण रवैया अख्तियार करती थी, और उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि हमारी सरकार ज्यादा संवेदनशील थी, लेकिन जिस चीज को वो संवेदनशील बता रहे हैं वहां भी विफलता की एक पूरी दास्तान बन के सामने पूरी बात आती है। जब 4 तारीख को सारे अफसर बदल दिए गए थे, उसके बाद भी उस वीडियो के ऊपर वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो वीडियो नहीं लोगों के सामने आता तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा साफ लगता है। राहुल ने जो सवाल पूछे उनका तो जवाब दिया उन्होंने। राहुल ने सवाल नहीं पूछा, क्या उनके एडवाइजर उनको सही स्पीच लिख के नहीं दे रहे हैं क्या राहुल जी को आजकल? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं अभी थोड़ा आप सोचेंगे मैं मजाक कर रहा हूं। मैं अगर इस पैनल में जो लोग मौजूद हैं वो अगर राहुल गांधी के एडवाइजर होते तो राहुल गांधी का भाषण बहुत अच्छा होता। नहीं, मजाक नहीं, मैं तो ये सीरियस में कह रहा हूं। मेरे ऊपर कोर्ट केस कर दे कोई अगर करना चाहे तो। राहुल गांधी की स्पीच सुन के मुझे लग ही नहीं रहा था कि इतने गंभीर विषय पर इतनी हल्की नहीं, वो बिल्कुल देखिए उनकी तैयारी नहीं थी, नॉन सीरियस तैयारी नहीं थी। उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी जो कि मोदी जी को चुनौती दे रही है, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने अभी कर्नाटक का चुनाव इतने ठप्पे के साथ जीता है, जिसने हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता है, और राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा करके आए हैं, अविश्वास प्रस्ताव से मुद्दे पे उनको बहुत ही तैयारी के साथ जाना चाहिए था।
जी